हेलो डियर, हाउ आर यू। आज वेक्टर का लेक्चर नंबर 15 है और हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में एंटर कर चुके हैं और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पे अभी हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, देखो ये दो वेक्टर है। वेक्टर ए एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पे है, अब मैग्नीट्यूड कितना है, 8√3 यूनिट है। वेक्टर बी जो है वो एक्स एक्सिस से 120 डिग्री पे है और इसका मैग्नीट्यूड मेरा कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट। तो निकालना है दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, ठीक है। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर of two given vectors, ठीक है। ये दो गिवन वेक्टर्स है, इन दोनों गिवन वेक्टर्स का क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। और क्या यूज करना है, यूजिंग कंपोनेंट मेथड, यूजिंग कंपोनेंट मेथड, ठीक है। ठीक है, चलो इसे हम लोग क्या बोले, इसे हम लोग वेक्टर ए ले ले और इसे हम लोग वेक्टर बी कहें। तब देखो तो वेक्टर ए हम लोग क्या लिखेंगे, जब रिजॉल्व करेंगे तो देखो ये वेक्टर 8√3 यूनिट का जो वेक्टर है मैग्नीट्यूड का, ये एक्स एक्सिस से एंगल 30 बना रहा है। तो एक्स पे इसका कॉस कंपोनेंट मिलेगा, वाई पे इसका साइन कंपोनेंट मिलेगा और इसका हेड मेरा किधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसलिए इसका दोनों कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए, वेक्टर ए कितना हो जाएगा, तो 8√3 cos 30, एक्स एक्सिस से एंगल 30 है तो एक्स पे कॉस कंपोनेंट जाएगा, आई कैप प्लस 8√3 साइन 30 और ये कितना, जे कैप। तो cos 30 का वैल्यू कितना, √3/2। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8√3 इंटू √3/2 आई कैप प्लस 8√3 इंटू 1/2 जे कैप। तो ये हो गया 12 आई कैप प्लस
4√3j कैप। उसी तरह से वेक्टर v कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका एंगल जो है वो x एक्सिस से 120 है, तो बाई एक्सिस से कितना हो जाएगा, तो यानी कि 90 डिग्री इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो बाई एक्सिस से ये जो एंगल आएगा ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये बाई एक्सिस से 30 बना रहा है, तो इसमें बाई कंपोनेंट मेरा कॉस वाला होगा और एक्स कंपोनेंट साइन वाला होगा, लेकिन इसका देखो तो हेड सेकंड क्वाड्रेंट में है जब टेल ऑरिजिन पे है तो इसलिए इसका क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट वेक्टर का नेगेटिव होगा, बाई कंपोनेंट मेरा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वेक्टर बी कितना लिखेंगे, तो वेक्टर बी जो लिखेंगे एक्स कंपोनेंट, चूंकि बाई एक्सिस से एंगल ये बना रहा है 30, तो एक्स कंपोनेंट साइन वाला मिलेगा, और ये कितना लिखेंगे, माइनस है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में हेड है तो इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा, तो -8 sin 30 आई कैप, और बाई कंपोनेंट हो जाएगा 8 cos 30 j कैप। तो sin 30 इज 1/2, तो -8 इंटू 1/2 आई कैप प्लस 8 इंटू √3/2 जे कैप, इसलिए वेक्टर बी हो गया -4 आई कैप प्लस 4 √3 जे कैप। ठीक है, तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, इसे अगर हम लोग r से रिप्रेजेंट करें तो r वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर a प्लस ऑफ वेक्टर बी। तो अब हम लोग करेंगे क्या, जब कंपोनेंट फॉर्म में है तो सिमिलर कंपोनेंट का ऐड करते हैं, तो यहाँ पे x कंपोनेंट मेरा कितना है 12 और यहाँ पे x कंपोनेंट मेरा कितना है -4, तो इसे कितना लिखेंगे 12 - 4 आई कैप प्लस, और यहाँ पे देखो तो बाई कंपोनेंट 4√3 और यहाँ पर भी 4√3 है, तो ये कितना हो गया 4√3 प्लस 4√3 जे कैप। ठीक है, तो ये कितना आ गया 8 आई कैप प्लस 8 √3 जे कैप। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट वेक्टर का हो गया डैट इक्वल टू √, इस रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस बाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो बताओ एक्स कंपोनेंट इसका 8 है, बाई कंपोनेंट 8√3 है, तो ये क्या हो गया 8 स्क्वायर प्लस 8√3 का स्क्वायर, तो अंदर से 8 का स्क्वायर कॉमन करेंगे, रूट लगा हुआ तो 8 ही बाहर आएगा, तो इसको हम लोग कितना लिख लिए, इसको लिखे 8 बाहर कॉमन हो गया 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर कितना हो गया 3 प्लस 1 4 का रूट आया 2, तो ये कितना हो गया 16 यूनिट्स। तो मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट वेक्टर का वो 16 यूनिट है, और देख ले रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल पे है, एंड उसका डायरेक्शन इससे मिलेगा tan थीटा, किससे बाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट से। तो बाई कंपोनेंट देखो तो कितना है, तो बाई कंपोनेंट है 8√3, ठीक है, एक्स कंपोनेंट है 8 यानी कि √3, और दोनों ही कंपोनेंट पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, तो इसलिए एंगल जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा tan √3 होता है 60 डिग्री के लिए, यानी एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट वेक्टर कितना 60 डिग्री पे है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया द रिजल्टेंट वेक्टर
is of magnitude (16 unit) at 60 degree with x एक्सिस, x एक्सिस से कितना 60 डिग्री पे। तो ये कंपोनेंट मेथड से सॉल्व किया। इसका अल्टरनेटिव फॉर्म भी है। अगर इसको हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड से सॉल्व करते तो है ना, या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से सॉल्व करते तब ये कितना हो जाता। तब देखो तो इसको सिंपली तब क्या लिखते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड होता अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। 120 में से 30 हटा दे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से 120 दिया है और इसका एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, तो दोनों एंगल का बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे cos 90 ना, और cos 90 क्या हो जाता है 0। तो इसे कितना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो ए कितना है, ए है 8√3 और बी है 8, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 16 यूनिट्स, है ना। और ये बताओ इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा एक्चुअली क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हम लोग ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम लोग बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और ये जो रेक्टेंगल बनेगा तो कॉमन टेल से जो लाइन जा रहा है यही क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये एंगल कहाँ से, फर्स्ट वेक्टर से एंगल अल्फा कितना, यानी वेक्टर ए से रिजल्टेंट वेक्टर का। तो tan अल्फा देखो तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग क्या पढ़े थे, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, याद आया, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बी कितना है 8 और थीटा है 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना है 90, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, दोनों वेक्टर के बीच में कितना है 90। तो साइन 90 कितना हो जाता है, साइन 90 इज 1 और ए कितना है 8√3 प्लस 8 और कॉस 90 कितना 0। तो यानी कि ये वैल्यू कितना हो रहा है 1/√3 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना हो रहा है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जो तुम्हारा अल्फा आ रहा है, तो ये एंगल फर्स्ट वेक्टर से उसमें मिलता है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज करते हैं, तो ये एंगल कहाँ से मिलता है फर्स्ट वेक्टर से। तो फर्स्ट वेक्टर से एक्स तुम्हारा 30 डिग्री है, तो बताओ इसका एंगल एक्स एक्सिस से कितना होगा। तो ये 30 या प्लस 30, ये जो एक्स एक्सिस से इसका जो टोटल जो एंगल हो जाएगा थीटा, डेट इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर से 30 डिग्री और प्लस फर्स्ट वेक्टर का एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, तो नेट कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 16 यूनिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर कैसे दोगे लास्ट में, फाइनली द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इज ऑफ मैग्नीट्यूड 16 यूनिट एट 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो ये दो तरीका हुआ बनाने का, लेकिन अभी हम लोग क्या कंपोनेंट मेथड सीख रहे हैं, इसलिए इसको कंपोनेंट मेथड से हम लोग पहले सॉल्व किए। उसी का ये अल्टरनेटिव मेथड बता दिए कि अगर जब तुम दोनों मेथड जान लो तो तुम्हें जो ज़्यादा जिस समय प्रॉब्लम सॉल्व करते समय लगे कि हाँ इससे ज़्यादा इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, उसी मेथड को उस टाइम के लिए फॉलो करो, ठीक है। इसे नोट करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है O is center of circle of radius r. Angles between vectors is shown in figure. Find the resultant vector using component मेथड। ठीक है, तीन वेक्टर है OA, OB, OC और OA OB के बीच का एंगल 45 डिग्री है और B और C के बीच का एंगल 45 डिग्री है। ठीक है ना, इसका मतलब O और A के बीच का एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तीनों का टेल सर्कल के सेंटर पे है और तीनों का हेड सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। इसका मतलब तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड R है। तो तीनों वेक्टर का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। निकालो।
देखो इसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस चूज करना होगा। मानना होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर कंपोनेंट मेथड यूज करना चाहे तो ओ और सी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो चाहे तो इसे हम लोग कितना ओ ए को एक्स एक्सिस मान ले और ओ सी को वाई एक्सिस मान ले। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, आई कंपोनेंट, और बाई एक्सिस के लॉन्ग हम लोग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, जे कैप लेते हैं, और एक्स के लॉन्ग आई कैप लेते हैं। तब देखो तो यहाँ पे ओ ए वेक्टर को तुम क्या लिखोगे, तो ओ ए वेक्टर हो जाएगा, जब वेक्टर एक्सिस के लॉन्ग होता है तो पिछले क्लास में भी बोले थे मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिख दो। इसका मैग्नीट्यूड है आर और ये किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कौन होता है, आई कैप। तो ओ ए को हम लोग लिख सकते हैं आर आई कैप, ठीक है। उसी तरह से ओ सी वेक्टर कितना हो जाएगा, एंड ओ सी वेक्टर को पहले लिख दे क्योंकि बाई एक्सिस के लॉन्ग है, इसका भी आसान है। तो मैग्नीट्यूड इसका भी है आर और डायरेक्शन पॉजिटिव बाई की तरफ है यानी कि जे कैप। तो ओ सी वेक्टर कितना हो जाएगा, आर जे कैप। अब ओ बी वेक्टर लिखना है, तो बाई से भी एंगल पता है, एक्स से भी पता है, तो हम लोग ऐसा करते कि इसी एंगल को यूज कर लेते हैं। चूंकि एक्स एक्सिस से ये 45 डिग्री पे है और वेक्टर का हेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव और बाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव। तो हम लोग ओ बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, ओ बी वेक्टर को लिखेंगे आर कॉस 45, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री है तो एक्स पे कॉस कंपोनेंट है ना, आई कैप पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और बाई कंपोनेंट आर साइन 45 ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जे कैप। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आर अपॉन रूट टू आई कैप प्लस आर अपॉन रूट टू जे कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकाल ले तीनों का। देयरफॉर रिजल्टेंट वेक्टर आर कितना हो गया, तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। अब ये बताओ आई कंपोनेंट देखो तो कितना है, यहाँ पे आई कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है और आई कंपोनेंट यहाँ पे, तो पहले दोनों आई कंपोनेंट को ऐड कर दे तो इसका वैल्यू हो गया आर प्लस आर बाई रूट टू आई कैप। प्लस अब जे कंपोनेंट, तो यहाँ पे है आर और यहाँ पे क्या है आर बाई रूट टू, तो ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया आर प्लस आर बाई रूट टू जे कैप। तो इसलिए मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड जो हो गया अंडर रूट आर प्लस आर बाई रूट टू स्क्वायर प्लस आर अपॉन आर बाई रूट टू होल स्क्वायर। अब ये तो कॉमन आ जाएगा ना, तो आर प्लस आर बाई रूट टू को कॉमन ले लिया, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी रूट टू इसमें मल्टीप्लाई कर दे, आर भी कॉमन हो गया, तो यानी कि ये कितना हो गया, ये वाला टर्म हो गया आर और रूट टू अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर दिए तो रूट टू प्लस 1, तो रूट टू प्लस 1 इंटू आर, ये हुआ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कितना हुआ, तो tan थीटा बाई कंपोनेंट अपॉन आर एक्स, और दोनों कंपोनेंट इक्वल है, बाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट कितना है आर प्लस आर बाई रूट टू, ये भी है आर प्लस आर बाई रूट टू, यानी कि 1
और दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री पे तो बी है, इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर किसके अलोंग है? रिजल्टेंट वेक्टर जो आर आ रहा है वो इसी के डायरेक्शन में है, आर वेक्टर। बी का मैग्नीट्यूड आर है और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2 + 1 आर है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड में बी से बड़ा है। कितना बड़ा है? तो √2 + 1 इतना टाइम्स बी से बड़ा है, इसी डायरेक्शन में। जिधर बी है उसी डायरेक्शन में मेरा रिजल्टेंट वेक्टर भी है, यानी जिधर ओ बी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में तीनों का रिजल्टेंट भी है। ठीक है, तो क्या हो गया? द रिजल्टेंट वेक्टर इज √2 + 1 r यूनिट एज ऑफ, ठीक है ना, एट, ठीक है ना, या सीधा लिख दो कितना, अलोंग। किसके अलोंग है? ओ बी वेक्टर, यानी जिस डायरेक्शन में ओ बी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में मेरा क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे दो सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन लेके इस प्रॉब्लम को हमने क्या किया था? सॉल्व किया था। ठीक है, अगर कोई चाहे तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता है। इसका अल्टरनेटिव मेथड देखे, अल्टरनेटिव मेथड, कोई जरूरी नहीं है कि हम एक्स एक्सिस ऑलवेज किधर ले, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले, या बाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड ले। कोई चाहे तो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग बस दो सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन को, एक को एक्स और उसका परपेंडिकुलर लाइन को बाई मान सकता है। अगर इसी प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे सॉल्व करें, इधर हम एक्स एक्सिस मान लें और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना, यानी कि इसको हम लोग क्या लिए? इसको हम लोग ले लिए एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग मान लिए बाई एक्सिस। इसके एक्स एक्सिस से 90 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये हम लोग कितना ले लिए? एक बाई एक्सिस ले लिए। तुम किसी भी दो सेट ऑफ लाइन को, दो सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस को, एक को एक्स एक को बाई एक्सिस मान सकते हो। बस यही कि जिधर एक्स मानना उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम बाई एक्सिस लेना उसके परपेंडिकुलर लाइन को। तो एक्स इधर लिए तो इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे इसे बाई एक्सिस लिया। तब देखो यहाँ पे ओ ए वेक्टर जो हो गया इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये इसका हेड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा, बाई कंपोनेंट क्या होगा? पॉजिटिव। बाई कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हेड होगा तो इसे क्या लिखोगे? r cos 45 एक्स के अलोंग, एक्स के अलोंग हो गया r, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल ये 45 डिग्री बना रहा है तो उस पर पॉजिटिव कंपोनेंट जाएगा, कॉस कंपोनेंट जाएगा, और ये आई कैप, और इसका हेड जो होगा दूसरा नेगेटिव बाई की तरफ। देखो ऊपर पॉजिटिव बाई तो नेगेटिव बाई की तरफ मिलेगा, इधर साइड जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बाई एक्सिस पे, और ये नेगेटिव कंपोनेंट देगा, कौन सा? साइन कंपोनेंट देगा, -r साइन 45 जे कैप। तो यानी कि यहां से ये कितना आ गया? r/√2 आई कैप माइनस r/√2 जे कैप। ओ बी वेक्टर कितना हो गया? तो ओ बी तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही है ना, तो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन r इंटू आई कैप हो जाएगा इस सिस्टम के लिए, है ना। अब ये फिगर इसके अकॉर्डिंग हो गया, इधर x माने इधर y माने। तो देखो तो ये x एक्सिस के अलोंग ही है तो मैग्नीट्यूड r है
और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन होता है, आई कैप होता है, तो आर आई कैप। ठीक है, अब ओसी वेक्टर लिखे तो ओसी वेक्टर तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। इधर जब एक्स है इधर वाई है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हेड है तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव और वाई कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव। तो ओसी वेक्टर कितना लिखोगे, तो ओसी वेक्टर लिखेंगे आर कॉस 45 आई कैप माइनस प्लस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों कॉम्पोनेंट पॉजिटिव, आर साइन 45 जे कैप। ये हो गया आर बाई रूट 2 आई कैप प्लस आर बाई रूट 2 जे कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर कितना हो जाएगा, तीनों का समेशन हो जाएगा, तीनों का सम करें तो देखो तो आई कॉम्पोनेंट मेरा कितना, तो आई कॉम्पोनेंट एक है आर बाई रूट 2 आर बाई रूट 2, तो आर बाई रूट 2 प्लस आर बाई रूट 2 आई कैप। ठीक है, और जे कॉम्पोनेंट प्लस माइनस आर बाई रूट 2 एक है, इसमें तो है ही नहीं जे कॉम्पोनेंट ओबी में, और यहाँ पे कितना है प्लस आर बाई रूट 2 है जे कैप। तो जे तो कैंसिल हो गया ना, है ये 0, और ये कितना, इन दोनों को सम कर दे आर बाई रूट 2 आर बाई रूट 2, तो रूट 2 आर हो गया, तो ये वाला टर्म हो गया रूट 2 है ना आर, और यहाँ पे +1 आर को कॉमन ले ले आई कैप। तो ये क्या बता रहा है, इसमें तो केवल एक्स ही कॉम्पोनेंट है। जब x कॉम्पोनेंट होगा तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब जाके हम लोग करेंगे, बाई कॉम्पोनेंट तो है ही नहीं, तो यही ना मैग्नीट्यूड हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन आई कैप। यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना रूट 2 + 1 आर। तो देखो इसमें जितना आया वही मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी आया, दूसरे मेथड से भी सॉल्व किए तो, और इसमें मुझे डायरेक्शन निकाल के दिखाना पड़ा 45 डिग्री, तो फिर उसके बाद क्या बोले 45 डिग्री पे ओ बी लाइन था इसके अकॉर्डिंग, पहले वाले के अकॉर्डिंग, तो वो अलोंग ओ बी। और इसमें तो मेरा क्या, ये आई कैप यानी कि किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसमें तो एक्स एक्सिस ओ बी को ही लिए हैं। तो ये भी क्या बोल रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर किसके अलोंग है, ओ बी के अलोंग है। तो यहाँ से ये कितना आ गया, देयरफॉर the magnitude of resultant vector r vector is रूट 2 + 1 r, किधर along x axis, और x axis इसमें कौन है ओ बी, यानी कि along ओ बी वेक्टर, इससे भी वही आया। तो इस बुलावे में मत रहना कि हमेशा एक्स एक्सिस हम लोग लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, और वाई एक्सिस हम लोग केवल वर्टिकल डायरेक्शन को, नहीं, तुम अपने हिसाब से प्लेन में, किसी भी प्लेन में 2 सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन है तो किसी एक को एक्स एक्सिस मान सकते हो, उसके परपेंडिकुलर लाइन को वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम देखो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस नहीं लिए, सेकंड हम लोग मेथड में, अल्टरनेटिव मेथड में ओबी को एक्स एक्सिस मान लिए, तो ओबी के परपेंडिकुलर लाइन को इधर हम लोग वाई एक्सिस मान लिए, इससे भी सॉल्व किए। तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आया, मैग्नीट्यूड वेक्टर का जो पहले मेथड में आया था वही यहाँ पे भी आया। डायरेक्शन ये बोल रहा था 45 डिग्री, तो पहला में एक्स एक्सिस ये था, ओ ए था, तो उससे 45 डिग्री पे ओ बी था, तो इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर मेरा ओ बी के अलोंग था। तो दूसरा में ये बोल रहा एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पे तो दूसरे में एक्स एक्सिस तो ओ बी को ही ना माने हैं, तो यानी कि इससे भी डायरेक्शन क्या मिल रहा है वही। इसका मतलब पहला में देखो सेट ऑफ एक्सिस अलग लिए थे, दो अलग अलग परपेंडिकुलर, दो अलग अलग लाइन को, एक इसको ओ ए को एक्स माने थे, ओ सी को हम लोग वाई माने थे, और दूसरे मेथड में हम लोग ओ बी को एक्स माने हैं, उसका परपेंडिकुलर लाइन को वाई, लेकिन दोनों से मेरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड
और डायरेक्शन हमेशा क्या बता रहा है, सेम बता रहा है, दोनों बोल रहा है ओ बी के अलॉन्ग ही है। ये भी मेथड भी बता रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी के अलॉन्ग है, ये भी बता रहा है ओ बी के अलॉन्ग है। ये भी बता रहा है पहला मेथड कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √2+1 है, और दूसरा भी बता रहा है √2+1। इसका मतलब कि यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है क्या, कि चॉइस ऑफ ऑरिजिन और एक्सिस पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है। यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होता है, यानी कि वेक्टर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चॉइस ऑफ ऑरिजिन और एक्सिस से। तो इसे नोट में लिखो। क्या लिखोगे नोट में? नोट। ठीक है, लिखो a vector is independent या do not depend, जो लिख दो, is independent from choice of axis एंड ऑरिजिन। इवन कि ऑरिजिन भी कहीं और पे लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो भी मेरा रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। यानी कि एक क्या होता है, एक वेक्टर चॉइस ऑफ ऑरिजिन और एक्सिस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, यानी कि दैट इज magnitude and direction of a vector do not depends on choice of एक्सिस एंड ऑरिजिन। यानी कि तुम किसी भी सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस को एक्स या बाई एक्सिस मानो, उससे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एक गिवन वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स होगा, चाहे तुम जिधर भी एक्स एक्सिस मान लो, चाहे तुम जिधर भी बाई एक्सिस मान लो। ठीक है, इस चीज को नोट करके रखना। हाँ, चॉइस ऑफ एक्सिस पे क्या डिपेंड करता है, तो देखो तो इसमें ओए वेक्टर का आर आई कैप लिख रहे हैं, है ना। जब इसको एक्स को एक्स एक्सिस माने थे और इसको बाई एक्सिस माने थे ओसी को, लेकिन जब ओबी को एक्स एक्सिस माने है, उसको परपेंडिकुलर लाइन को बाई एक्सिस माने हैं, तो यहाँ पे एक्स जो मेरा हो गया r/√2 आई कैप माइनस r/√2 जे कैप। कहने का मतलब तुम्हारा क्या हो गया कि जब तुम चॉइस ऑफ एक्सिस चेंज करते हो, है ना, यानी कि पहले तुम्हारा क्या था, पहले वाला केस में ये ओए था मेरा एक्स एक्सिस, इसे एक्स डैश बोले, ये पहला चॉइस के अकॉर्डिंग, और इसे बाई डैश, ये एक्स डैश था तो इसका बाई एक्सिस ये है, और जब ये तुम्हारा ओ बी एक्स एक्सिस है तो इसका बाई एक्सिस ये है। तो जब हम लोग चॉइस ऑफ एक्सिस को देखो, इस पहला वाला सेट के लिए एक्स डैश बाई डैश के अकॉर्डिंग तुम्हारा ओ ए वेक्टर आर आई कैप है, ओ सी वेक्टर आर जे कैप है, और ओ बी वेक्टर r/√2 आई कैप प्लस r/√2 जे कैप है। तो दूसरे चॉइस के अकॉर्डिंग, यानी कि जब इसको एक्स एक्सिस माने ओ बी को और उसका परपेंडिकुलर लाइन को बाई एक्सिस माने, तो ओ ए वेक्टर r/√2 आई कैप माइनस r/√2 जे कैप हो गया। ओ बी वेक्टर देखो तो इसमें इतना था r/√2 आई कैप प्लस r/√2 जे, यहाँ पे ओ बी वेक्टर r आई कैप हो गया, और इसमें तुम्हारा ओ सी वेक्टर आर जे कैप था पहले वाले चॉइस के अकॉर्डिंग, तो दूसरे वाले चॉइस ऑफ एक्सिस के अकॉर्डिंग मेरा जो हो गया ओ सी वेक्टर जो आ गया r/√2 आई कैप प्लस r/√2 जे कैप। मतलब कि चॉइस ऑफ एक्सिस चेंज करोगे तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दोनों एक्सिस पे चेंज हो सकता है ना। दोनों एक्सिस पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मेरा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन
इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना, अंडर रूट ऑफ आर बाई रूट टू स्क्वायर माइनस आर बाई रूट टू स्क्वायर करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड आर ही मिलेगा, है ना, क्योंकि आर ही वेक्टर को ना दो कंपोनेंट में यहाँ पे तो रहे तो मैग्नीट्यूड तो आर ही आएगा इसका। और डायरेक्शन किधर, तो डायरेक्शन तो ये तुम्हारा बताएगा तुम्हारा कौन सा कि ओ ऑरिजिन से लेके इसके हेड के तरफ, तो डायरेक्शन तो हमेशा क्या टेल से हेड होता है। तो पहला भी कंडीशन में वो बोल रहा है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी कि लाइन ओ ए के अलोंग है, ये पहला के अकॉर्डिंग एक्स डैश के अलोंग है। तो दूसरा वाला चॉइस के अलोंग ये बोल रहा है, यहाँ पे जब निकालोगे नेगेटिव मतलब बाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट tan थीटा लिखोगे तो ये -45 डिग्री देगा ना। तो -45 क्या बोल रहा है कि इससे 45 डिग्री नीचे, तो वो इससे 45 डिग्री नीचे कौन है, ओ ए लाइन है। तो कोई भी वेक्टर चॉइस ऑफ एक्सिस और ऑरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन हाँ उसका कंपोनेंट जो होता है चॉइस ऑफ एक्सिस और ऑरिजिन चेंज करोगे तो कंपोनेंट वेक्टर का चेंज हो सकता है, वेक्टर नहीं चेंज होता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चॉइस ऑफ एक्सिस से और ऑरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। हाँ वेक्टर का कंपोनेंट तुम्हारा चॉइस ऑफ एक्सिस और ऑरिजिन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहां पे लिख लो बट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ एक्सिस। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर चॉइस ऑफ एक्सिस पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो तो कंपोनेंट इसका एक्स कंपोनेंट आर है, बाई कंपोनेंट 0 है, लेकिन जब चॉइस ऑफ एक्सिस चेंज कर दिए अब वो भी एक्स एक्सिस है, उसका परपेंडिकुलर बाई एक्सिस है, तो एक्स कंपोनेंट आर बाई रूट 2 हो गया, बाई कंपोनेंट माइनस आर बाई रूट 2, तो एक्स और बाई दोनों कंपोनेंट बदल गया मेरा जब एक्सिस चेंज किए, है ना। एक्स डैश वाई डैश के जहाँ पे एक्स और वाई लिए तो मेरा क्या हो गया, कंपोनेंट बदल गया, ठीक है ना। मतलब इस दोनों पे कंपोनेंट वेक्टर ए का कुछ और मिल रहा है और इस दोनों चॉइस पे कुछ और मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि ओ ए का मैग्नीट्यूड आर है और इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके तो इसका भी मैग्नीट्यूड आर ही मिलेगा। डायरेक्शन इसका भी ऑरिजिन से यानी कि टेल से हेड के तरफ, तो इसका भी डायरेक्शन तुम्हें इसमें -45 बोल रहा था, -45 पे तो यही वाला लाइन है ना, यानी कि कहाँ से, ऑरिजिन से ए के तरफ, ठीक है ना। यानी कि तुम्हारा क्या था, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चॉइस ऑफ ऑरिजिन से और एक्सिस से इंडिपेंडेंट होता है। हाँ वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो चॉइस ऑफ एक्सिस और ऑरिजिन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कोई ऐसे भी बोल सकता है कि इसको 2 बार पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी यूज करके बना सकते थे। हाँ बन जाएगा, देखो तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है और इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आर है, किसका, ओ ए और ओ सी का, तो दोनों का रिजल्टेंट इसके बाइसेक्टर पे जाएगा यानी कि ओ बी के अलॉन्ग जाएगा। अब वो कितना हो जाएगा, अब वो होगा 2r cos, दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री बाई 2 इतना होगा। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट ओ बी के अलॉन्ग आया और ओ बी एक और इधर वेक्टर मेरा आर ओ बी खुद है तब प्लस एक और आर ऐड कर देंगे ना, ठीक है। तो नेट मेरा रिजल्टेंट वेक्टर मेरा कितना हो गया, तो नेट जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, यहाँ पे ये रिजल्टेंट देखो ये आर आर कन्फ्यूज मत कर देना, उधर रेडियस है इधर ये है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर को आर ई कर देते हैं, आर ई कर देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, कन्फ्यूज मत हो जाना, आर ई, ठीक है ना, आर ई वेक्टर, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे कितना हो गया, प्लस एक खुद ओ भी इस लाइन के अलॉन्ग है तो प्लस आर, तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर ई किधर हो गया, तो ये cos 45 ना आ गया, cos 45 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा √2r प्लस r, तो ये हो गया √2 + 1r, एक
ये किससे मिल जाएगा, ये हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में बताए थे कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो उन दोनों का रिजल्टेंट उसका बाइसेक्टर पे जाता है। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, OA और OC का रिजल्टेंट होगा 2R cos, दोनों के बीच का एंगल θ/2 यानी 90/2, ठीक है। और ये इसका बाइसेक्टर पे कौन है, OB है, OB के अलॉन्ग ही आएगा। खुद एक और वेक्टर मुझे R है जिसको AB के अलॉन्ग है। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाता है, इन दोनों का रिजल्टेंट और OB, तो दोनों का रिजल्टेंट OB के अलॉन्ग है और OB भी, तो OB का कितना है R प्लस R एक और ऐड कर देंगे। तो इस तरह से तीनों वेक्टर ऐड हो गया और तीनों वेक्टर को ऐड किए तो कितना आया रिजल्ट, √2 + 1R, यही आया ना। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से यही कि 2 बार यूज करना पड़ जाएगा, है ना। एक बार OA और OC को ऐड किए और उसका जो रिजल्ट आया उसको फिर हम लोग OB के साथ ऐड किए, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट OB के अलॉन्ग ही आ गया था, तो इसलिए क्या हो गया, फिर सिंपली दोनों को हम लोग ऐड कर दिए। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टेंट क्या लिखते हैं, A + B, तो इसका रिजल्टेंट इन दोनों का और OB एक ही डायरेक्शन में, और ये फाइनल किधर आ गया, तो अलॉन्ग OB, तो ये तीसरा मेथड हो गया, ठीक है। तो जानना सब चाहिए। और कंपोनेंट मेथड का मेरा सबसे ज़्यादा फायदा या बेनिफिट कब होता है, जब दो से ज़्यादा वेक्टर को एक साथ ऐड करना हो, ठीक है। नहीं तो फिर ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस का ही ज़्यादा एडवांटेज होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो एक ब्लॉक है जो कि इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस किया गया है, इसका मास m है। तो इसका वेट का कंपोनेंट्स निकालना है, इंक्लाइन के अलॉन्ग और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on an
inclined plane as shown in figure. Find the components of weight of the body, the weight of the body along and perpendicular to the plane. क्या करना, बॉडी का वेट को प्लेन के अलोंग और प्लेन के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करा। ये लाइन है प्लेन के परपेंडिकुलर, जिसे कि हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, यानी किसी भी प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल लाइन बोलते हैं। तो ये प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन जो हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो बॉडी का जो वेट है mg, वेट हमेशा किधर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है ना, अर्थ किधर हमेशा नीचे की तरफ पुल करता है। तो बॉडी का वेट mg मेरा किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हुआ वेट। तो इसे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इंक्लाइन के परपेंडिकुलर तोड़ना है। तो मान लेते हैं कि ये हो गया एक्स एक्सिस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, और इधर इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, चाहे इसी को हम लोग x मान ले और इसको हम लोग क्या मान ले, y मान ले। एक्स एक्सिस इधर ले लिए और इसे परपेंडिकुलर, चूंकि नॉर्मल इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, तो इससे 90 डिग्री पे मेरा ये y एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। तब देखो यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री होगा ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। एक ये, एक और तरीका क्या बोल सकते थे, जो कि पहले भी बताए हैं, है ना, जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैलकुलेट हम लोग जब कर रहे थे, उस टॉपिक में जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, कि एंगल कैसे निकालते हैं। तो देखो, तो इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल थीटा है। ये इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल थीटा है। तो हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर कौन है, वर्टिकल लाइन है, और उसी तरह से इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर नॉर्मल है। तो यहाँ पे एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा। देखो, इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर नॉर्मल है ना, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर ये वर्टिकल। तो इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल थीटा है। तो उसी तरह से हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर वर्टिकल और इंक्लाइन का परपेंडिकुलर कौन, नॉर्मल, इन दोनों के बीच का भी एंगल थीटा ही होगा। अब यहाँ पे देखो, जो वेट mg है, एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो एक्स पे इसका कॉस कंपोनेंट जाएगा, और प्लेन के अलोंग यानी बाई एक्सिस पे इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन कंपोनेंट आएगा। तो लिखो, तो यहाँ पे कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, यानी कि नॉर्मल के अलोंग। तो बताओ, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस से एंगल ये थीटा बना रहा है, यानी कि नॉर्मल पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, जिस लाइन से वेक्टर थीटा बनाता है उस पर कॉस कंपोनेंट, और उसका परपेंडिकुलर लाइन पर साइन कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, mg cos थीटा। तो इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वेट का, वो mg cos थीटा है, और इंक्लाइन प्लेन का अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो कंपोनेंट along the inclined plane, इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग जो हो गया mg sin थीटा, क्योंकि
इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन से जब ये इस एंगल थीटा बना रहा है तो इस पर कॉस कंपोनेंट आएगा, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन यानी कि इंक्लाइन प्लेन पे वेट का साइन कंपोनेंट। तो इस तरह से वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिए। एक इंक्लाइन के लॉन्ग कितना, उसका साइन कंपोनेंट आएगा। अगर इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल का बीच का एंगल थीटा है, ग्राउंड के बीच का एंगल थीटा है, तो इंक्लाइन प्लेन पे वेट का साइन कंपोनेंट आएगा और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर उसका कॉस कंपोनेंट आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन। देखो ये दो वेक्टर F1 F2, एक बाई एक्सिस से 30 डिग्री पे, दूसरा बाई एक्सिस से सेकंड क्वाड्रेंट में वो थीटा एंगल पे, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो अलोंग द बाई एक्सिस है। और रिजल्टेंट कितना है, द रिजल्टेंट ऑफ द टू given vectors is 80√3 है, किधर है, along y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस के लॉन्ग। तो F2 का मिनिमम वैल्यू निकालना है कि फोर्स F2 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग F1 और थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F2 एंड value of F1 and theta corresponding to minimum value of F2। और F2 जब मिनिमम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग F1 और थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, सॉल्व करो।
देखो तो F1 और F2 का रिजल्टेंट वैल्यू जो बोल रहा है किसके अलोंग है, अलोंग द बाई एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले F1 और F2 वेक्टर लिख लें। तो F1 वेक्टर क्या लिखेगा, F1 जो है बाई एक्सिस से एंगल 30 डिग्री बना रहा है, तो इसका बाई पे कॉस कंपोनेंट जाएगा और एक्स पे साइन कंपोनेंट। और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका हेड है, जब टेल ऑरिजिन पे है तो दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। तो इसे हम लोग कितना लिखेंगे, F1 साइन 30 डिग्री आई कैप, एक्स कंपोनेंट साइन वाला हो जाएगा और बाई कंपोनेंट कॉस वाला, क्योंकि बाई एक्सिस से एंगल 30 डिग्री है। और F1 कॉस 30 डिग्री जे कैप। इसका मतलब ये तुम्हारा कितना आया, यहां से F1 बाई 2, ठीक है, और ये हो गया आई कैप प्लस √3 F1 बाई 2 और ये हो गया जे कैप। ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन। F2 कितना हो गया, तो F2 भी बाई एक्सिस से थीटा एंगल, बाई पे कॉस और एक्स पे साइन कंपोनेंट, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में हेड है तो इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। एक्स कितना लिखोगे, तो माइनस F2 साइन थीटा आई कैप और प्लस बाई कंपोनेंट F2 कॉस थीटा जे कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो गया इसका, देयरफॉर रिजल्टेंट वेक्टर FR, रिजल्टेंट वेक्टर दोनों का समेशन है, किसका, F1 प्लस F2 का। तो सिमिलर कंपोनेंट को ऐड कर देंगे। तो देखो तो यहाँ पे I और I कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर दे तो कितना हो गया, F1 बाई 2 माइनस F2 साइन थीटा आई कैप प्लस √3 F1 बाई 2 और प्लस F2 कॉस थीटा और ये हुआ जे कैप। चलो ये थर्ड इक्वेशन हुआ। अब ये क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर तो अलोंग द बाई एक्सिस ना है, इसका मतलब कि जब रिजल्टेंट वेक्टर वाई की तरफ है तो उसमें केवल तुम्हारा क्या होगा, बाई कंपोनेंट होगा, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर लाइन पे यानी कि एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 है ना। यानी रिजल्टेंट वेक्टर जब बाई के अलोंग है तो यानी एक्स कंपोनेंट होना ही नहीं चाहिए, तो यानी कि ये वाला टर्म मेरा क्या होना चाहिए, 0, ठीक है ना। तो इसलिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट वेक्टर चूंकि बाई के अलोंग है तो इसका वैल्यू गिवन है, कितना है, 80√3, और जब बाई के अलोंग रिजल्टेंट वेक्टर है तो यानी कि एक्स के तरफ उसका कोई कंपोनेंट होना ही नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन पे किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट नहीं होता, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0, तो एक्स कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हारा कितना हो जाएगा, F1 बाई 2 माइनस F2 साइन थीटा डेट इक्वल टू 0, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग द बाई एक्सिस है, इसका मतलब एक्स कंपोनेंट उसमें क्या हो जाएगा, एक दूसरे को, इसका एक्स कंपोनेंट और इसका एक्स कंपोनेंट दोनों बराबर होगा, और ये तो चूंकि पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 0 है। जब एक्स कंपोनेंट 0 है तो इसलिए नेट वेक्टर केवल किसके तरफ होगा, अलोंग द बाई एक्सिस। तो यहाँ से मेरा तुम्हारा क्या आ रहा है, F2 को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ F1, ठीक है ना, या F1 को लिख सकते हैं। तो डैट इज दिस इम्प्लाइज डैट कितना, F1 इज इक्वल टू गया 2 F2 साइन थीटा, ठीक है, एंड
और दूसरा क्या दिया है, रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू भी दिया है कि रिजल्टेंट वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग और उसका वैल्यू कितना है 80√3 न्यूटन है। और क्या है साथ में √3f1/2 प्लस f2 cos थीटा। ये हुआ रिजल्टेंट वेक्टर का बाई कॉम्पोनेंट, और ये बाई कॉम्पोनेंट कितना है जो बाई एक्सिस की तरफ है रिजल्टेंट वेक्टर, उसका वैल्यू है 80√3। ठीक है, तो f1 का वैल्यू लाके यहां पे पुट कर दो, ये f1 का वैल्यू जाके यहां पुट कर दो। तो f1 का वैल्यू पुट कर दिए तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा √3 f2 साइन थीटा प्लस f2 cos थीटा, और ये हो गया 80√3। यहाँ पे अब देखो f2 कॉमन कर लिया, साथ में बाई 2 भी कर दिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं f2 इंटू 2 को बाहर कर देते हैं, ऐसा 2 कैंसिल होगा, ये इतना आ जाएगा √3 साइन थीटा। इसलिए कर रहे हैं कि इसको एक सिंगल टर्म में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा को, प्लस 1/2 cos थीटा, और ये है 80√3। तो अब यहां पे देखो 2f2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको cos 30 लिख सकते हैं। तो इसको cos 30 साइन थीटा और इसको साइन 30 इंटू कॉस थीटा, ये हो गया 80√3। ठीक है, अब देखो, अब इस 2 से जाके हम लोग उधर डिवाइड कर देते हैं, और इतना को क्या लिख सकते हैं, इतना को हम लोग लिख सकते हैं 2 से कैंसिल कर दिया था f2, और इस टर्म को लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 30। इसको साइन a प्लस b के फॉर्मूला से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस 30 प्लस कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 30 और उसके बाद कॉस थीटा, ये हो जाएगा। जो फार्मूला कितना लिखा है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में साइन a प्लस b के फार्मूला से इतना के बराबर आ जाएगा, ये हो गया 80, और उधर से 2 कैंसिल हुआ है तो इसको क्या कर दिया 40√3। तब यहाँ पे देख सकते हो देयरफॉर f2 जो हो गया वो 40√3 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 30। अब देखो थीटा का वैल्यू बदलेंगे तो साइन का वैल्यू चेंज होगा, इसका मतलब f2 का वैल्यू बदलता रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f2, तो हम लोग जानते हैं कि ये मिनिमम कम होगा, तो ये ऊपर तो कांस्टेंट टर्म है ना 40√3, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, केवल थीटा ही ना वैरी कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ एंगल का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। तो जब ये डिनोमिनेटर मेरा मैक्सिमम होगा तो नीचे जितना बड़ा नंबर से डिवाइड करोगे ये उतना ही छोटा नंबर देगा। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा मेरा पूरा टर्म उतना ही छोटा आएगा। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होता है। इसका मतलब कि
इसका मिनिमम वैल्यू जो F2 का हो जाएगा वो कितना, जब साइन थीटा को हम लोग कितना ले लेंगे, साइन थीटा प्लस 30, यानी इस पूरे टर्म को हम लोग 1 ले लेंगे, ठीक है ना। तो लिखो F2 बी मिनिमम होगा इफ कब, साइन थीटा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, जब इतना 1 के बराबर होगा। तो दिस इम्प्लाइज डैट, यानी कि कितना, ये 90 साइन 90 ना 1 होता है, यानी कि थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा, तो थीटा का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जब थीटा 60 डिग्री होगा तो F2 मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 पुट करें तो 60 प्लस 30 90, साइन 90 इज 1, एंड ठीक है ना, F2 का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, F2 मिनिमम MIN, सफिक्स में क्या लिख दिया MIN, तो F2 मिनिमम, तो F2 का मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो 40√3 न्यूटन हो जाएगा। अब यहां से F1 निकाल लेंगे, इसको रिलेशन नंबर 4 कर दो, F2 का मिनिमम वैल्यू पुट कर दो 40√3, और थीटा मेरा कितना है, कब ये मिनिमम है, जब थीटा वैल्यू 60 डिग्री लिए, तो यहाँ पे 60 डिग्री पुट करो, ठीक है ना। एंड F1 उसके कॉरस्पॉन्डिंग F1 कितना, तो 2 है ना, इस रिलेशन से F2 साइन थीटा से, तो F2 कितना 4√3 और कितना साइन 60 डिग्री, तो F1 उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो √3/2 पुट करो तो ये आ जाएगा 120 न्यूटन। यानी कि जब F2 मिनिमाइज कर देंगे F2 को, F2 मिनिमम होगा कितना के लिए, जब थीटा का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू F2 का उस पर कितना आ जाएगा 40√3 न्यूटन, यानी कि F2 का मिनिमम वैल्यू 40√3 न्यूटन होगा, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अभी और क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पे। ओके, बाय एंड टेक केयर।